मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 3 चरणों का मतदान समाप्त हो गया। कल देर रात तक अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी की जो प्रक्रियाएं होती हैं, मतदाता जो होते हैं वो देर रात तक समय खत्म होने के बाद तक लगे रहे मतदान करने में। चुनाव आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट में दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरे चरण में जो प्रतिशत है वोटिंग की वो बड़ी है। इन सब के बीच में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन अब आकलन करने में जुटा हुआ है कि तीनों चरणों में जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए हैं, उन क्षेत्रों में किसकी बढ़त हो रही है। एक तरफ जहां एनडीए का पूरा परिवार, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सभी लगे हुए हैं। एनडीए के पूरा परिवार जो है वो लगा हुआ है 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा ये कर रहे हैं। इन सब के बीच में महागठबंधन भी लगा हुआ है और महागठबंधन की तरफ से एक बयान आता है। 3 चरण का मतदान जब समाप्त हो गया तो मनोज झा जिनका बयान आया है कि 3 चरण में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एनडीए का एक भी सीट नहीं आएगा। इन तमाम बातों पर अब महागठबंधन की तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए का कुनबा है, वो इस बार कमजोर पड़ जाएगा? तमाम विषयों पर नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएल एम के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मनोज झा कह रहे हैं कि आप लोग का खाता भी नहीं खुलेगा। तीनों चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद एक भी जगह पर आप लोगों की जीत नहीं हो रही है। रत्नेश जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके इस चैनल के माध्यम से अपने गुरुजी आदरणीय डॉक्टर मनोज झा साहब को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और चूंकि मेरे गुरु हैं इसलिए बहुत ही शालीनता से मैं अपनी बात उनके विषय में रखूंगा। जी कि जी मुझे लगता है कि सर ने कहा है कि एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा और नजर भी नहीं आएंगे, खाता खुलता उनको नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे सर जो है वो पुराने वामपंथी हैं, कॉमरेड रहे हैं वो। और चूंकि यहाँ पर वामपंथ की स्थिति कुछ अच्छी थी नहीं तो इसलिए आरजेडी की शरण में आना पड़ा सर को। हालांकि राजनीति में कोई भी रास्ता चुना जा सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो वामपंथ का चश्मा है वो अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए वो खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहला आरोप तो मेरा यही है। और दूसरी बात ये है कि 19 अप्रैल को 4 सीटों पर, 26 अप्रैल को 5 सीटों पर और 7 अप्रैल को 5 सीटों पर, कुल 14 सीटों पर चुनाव हुआ है रत्नेश जी। कोई भी न तो एग्जिट पोल हुआ है और न विश्व का कोई भी ऐसा चुनावी एक्सपर्ट है जो ये कह सकता है वोट परसेंटेज के आधार पर कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन फिर भी मनोज झा साहब ने दावे के साथ जीरो पर खड़ा कर दिया, तब जबकि आरजेडी स्वयं शून्य पर सवार है अभी, फिर भी वो इस तरह के दावे कर रही है। खैर, मेरा यह कहना है रत्नेश जी कि कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में हताशा और निराशा नजर आ रही है और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की बात कहना। देखिए, उनका स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एक तरफ वो कहते हैं रत्नेश जी कि एनडीए को जो है वो 200 सीटों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। फिर वो ये भी कहते हैं हालांकि उनकी इच्छा है कि वो 150 200 ही कहें, 125 और 150 ही बोलें। अगर आपकी इच्छा है या आपके पास फैक्ट्स है, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए हैं और तेजस्वी जी को उचित ज्ञान देने के लिए आपको अपॉइंट भी किया गया है इसी काम के लिए। तो आप अगर तथ्य के आधार पर बात करेंगे तो फिर इच्छा का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो ये कितना कंट्राडिक्टरी बात है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि चूंकि बीजेपी और एनडीए घबरा जाएगी या उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं सही पिक्चर नहीं रखना चाहता हूं। अरे भाई, तो आप बीजेपी के प्रति दिन भर सुबह से शाम तक आपके जो शिष्य हैं, आदरणीय चारा परिवार के जो जितने बाल बच्चे हैं, वो तो दिन भर पानी पी पी कर गाली देने वाले लोग हैं। कभी बूढ़ा कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो आपको इतनी दया क्यों आने लग गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक लोगों को मिलता है, फीडबैक देखिए सबसे जो स्ट्रांग फीडबैक है वो बूथ पर से मिलता है, जो इनके कार्यकर्ता और इनके स्थानीय नेता देते हैं। उस घबराहट की वजह से ये स्टेटमेंट आया है। मैं सिरे से इसको खारिज करता हूं
और मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है कहने से कि जिस तरह से एनडीए के तमाम दल एक साथ एक मंच पर दिखते हैं, तमाम कार्यकर्ता 14 सीटों पर जहां भी हमारा अभी चुनाव हुआ है वहां एक साथ लड़ते हुए दिखे हैं, वही हताशा की स्थिति है। क्योंकि इनके न कांग्रेस के कोई नेता साथ नजर आते हैं, न वामपंथी कोई नेता साथ नजर आते हैं। वामपंथ के नाम पर केवल आदरणीय मनोज झा जी के पास वही कॉमरेड वाला चश्मा है जिससे ये एनडीए का असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नेश जी, मनोज झा कहते हैं कि अगर पीएम हिंदू मुसलमान ना करे तो पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। देखिए अब मनोज झा साहब, देखिए मैं अपने आप को कोई ग्रास रूट लीडर होने का क्लेम नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब मनोज झा साहब ने स्वयं कोई इलेक्शन अभी तक नहीं जीता है तो फिर इस तरह की बात वैसे व्यक्ति के सामने कहना जो दो लोकसभा चुनाव जीत रहा हो, लगातार गुजरात में मुख्यमंत्री रहा हो, 10 साल से प्रधानमंत्री रहा हो, जिसके एक आवाज पर इतने वोट पड़ जाते हो, इतनी सीट आ जाती हो, मनोज झा साहब का कद मुझे लगता है कि वो नहीं है जो इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जहां तक रह गई बात, मुझे अफसोस है मनोज झा साहब के इस स्टेटमेंट पर कि मुझे इतनी उम्मीद थी मनोज झा साहब की, जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने जब इंडी गठबंधन के तमाम दलों के लिए वोट मांगा तो मुझे कम से कम मनोज झा से ये उम्मीद थी कि वो आकर कहते कि पाकिस्तान को भारत के इंटरनल चुनाव के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने से पहले मनोज झा के ऊपर यह सवाल उठता है कि आखिर किस चीज का डर है। उनको ये बताना चाहिए कि और कोई इंडी गठबंधन का एक नेता ऐसा आप बता दीजिए जिसने इस विषय के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हो। ये किस चीज का डर है? मैं बताता हूं, ये डर नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है रत्नेश जी, समाज के एक वर्ग को इस देश का दुश्मन साबित करने का षड्यंत्र, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि मोदी को लालू परिवार से डर है और इस वजह से स्पष्ट रूप से वो डर दिखता है और इस वजह से वो तरह तरह की बयानबाजी, चाहे शहजादे वाली बात करनी हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करनी हो, मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि लालू का नाम लिए बिना वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि एक सजा याफ्ता आदमी जो अपने स्वास्थ्य कारण से बाहर रहा हो, उसमें इतनी नैतिकता नहीं हो कि वह चुनाव से अपने आप को दूर रखे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे। ये तो सुओ मोटो का मामला बनता है। कोर्ट की अगर दृष्टि पड़ गई तो उनके साथ क्या होगा लालू जी के साथ, तो वो तो वही जानते हैं। इतनी नैतिकता की बात भी अगर लोगों के जहन में नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, ऐसे एक सजा याफ्ता को जो पार्टी 27 सालों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के सर पे लेकर घूम रही हो, उसको क्या अधिकार है? और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि परिवार से बाहर किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर दिखाए। ये पार्टी दिखा नहीं सकती तो क्यों नहीं वो शहजादा हुआ, क्यों नहीं वो वहां पर राजा महाराजा वाली स्थिति है? तो हम लोग फैक्ट्स पर बात करते हैं। जो राजनीति एक परिवार की गुलाम बनकर चलती हो उसका युवराज शहजादा ही कहलाएगा। उसका नेता जब एक ही परिवार से होगा, एक ही परिवार, क्या उनके परिवार में लोग नहीं थे? रत्नेश जी, मेरी जानकारी में 30-30, 40-40 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल तक लालू प्रसाद यादव के पीछे झोला ढोया उनका। लेकिन जब किस देने की बात आई तो पहली बार एमएलए बनने वाले बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरी बार भी वही काम किया। और आज देखिए उनके परिवार में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता है, दूसरा विधान परिषद के विपक्ष का नेता है, और किस योग्यता के आधार पर तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए और पर्यावरण मंत्री बनाए गए। ये सब हास्यास्पद चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2-2 बार कोई इलेक्शन हार जाए बेटी, उसको तीसरी बार भी ऐसा कोई है क्या उदाहरण? आप बताइए कि 40 सीटों पर ऐसा कोई उदाहरण पेश किया हो आरजेडी ने कि जो 2-2 बार इलेक्शन हार जाए उसको तीसरी बार भी दे दिया जाए? तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? तो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मनोज झा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जब इस तरह की बात करते हैं और इस स्तर की बात करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। सर, एक अंतिम प्रश्न है, रिजल्ट क्या आएगा? जैसा मनोज झा कहते हैं कि बहुत कम सीट आने वाली है 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद, क्या आकलन है आप लोगों का? एनडीए का क्या आकलन है? देखिए जी, हम लोग बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हमने 14 की 14 सीटों पर जिस मजबूती से चुनाव लड़ा है, ये दावे हम लोगों को करने चाहिए कि हम 14 की 14 सीटें जीतेंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारी
इस तरह की न तो कोई इच्छा है कि हम ऐसा अहंकार प्रस्तुत करें और न ही इस तरह का हम दावा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको जनता पे भरोसा है और जनता ने जब विश्वास व्यक्त कर दिया है तो हम सबको 4 जून तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह के अनर्गल दावे करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से मनोज झा के बयान पर नितिन जी जो आरएलएम के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।